हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरी चैनल देवेश्वरी भट्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेडबर्ग फार्मूला। तो ये रेडबर्ग फार्मूला जो है वो आपको याद होगा, तो जो पिछला लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज 12.9 डिस्कस की थी और उस एक्सरसाइज 12.9 का जो सम था उसमें हम रेडबर्ग फार्मूला का यूज़ कर रहे थे। आपको याद होगा कि 1/λ इक्वल्स टू आर इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम रेडबर्ग फार्मूला बोलते हैं। क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, 1/λ इक्वल्स टू आर है रेडबर्ग कांस्टेंट, 1/nf² माइनस 1/ni²। तो ये जो फॉर्मूला है रेडबर्ग फार्मूला, ये कैसे आई, कहाँ से आई, ये सब कुछ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए तो अच्छे से आपको समझ आएगा। और एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे ऐसी नई नई वीडियोस अपलोड होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने वो एक्सरसाइज जो की थी 12.9 उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। तो उस एक्सरसाइज में आपको पता होगा कि हम λ21 फाइंड करते थे, राइट, कि लेवल 2 से 1 पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तभी जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी इक्विवेलेंट वेवलेंथ फाइंड करते थे λ21। तो λ21 कब एमिट होता है, जब 2 से 1 पे आता है, ठीक है। तो 2 से 1 पे आने में जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कितनी एनर्जी होगी कि लेवल 2 की एनर्जी माइनस हम लेवल 1 की एनर्जी करेंगे, तो वहीं E21 होगा, ठीक है। तो E21 यानी एनर्जी ऑफ लेवल 2 माइनस एनर्जी ऑफ लेवल 1। अभी हमको एनर्जी का इक्वेशन पता है nth ऑर्बिट के लिए, जो हमने ये इक्वेशन जो है वो हमने बोर्स थियरी से निकाला है, बोर्स थियरी। सो बोर्स थियरी से हमें nth ऑर्बिट का ये इक्वेशन मिलता है एनर्जी का, -me⁴ सो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम किसी भी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये केस क्या लिया है, λ21 यानी जो रेडिएशन निकलती है कहाँ से कहाँ, n इक्वल्स टू 2 लेवल जो है उस n इक्वल्स टू 2 से अगर n इक्वल्स टू 1 पे कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कोई रेडिएशन एमिट होगी, जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था एक्सरसाइज 12.9 डिस्कस की तभी, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन एमिट हो रही है जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 लेवल पे आ रहा है तभी रेडिएशन एमिट हो रही है और उसकी एनर्जी होगी E21। और ये एनर्जी कितनी होगी कि जितनी एनर्जी लॉस हुई है वो एनर्जी E21 होगी। और कितनी लॉस हुई होगी, तो ये सेकंड लेवल की एनर्जी है माइनस फर्स्ट लेवल की एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी लॉस है उसके इक्विवेलेंट एक वेवलेंथ आएगी λ21। और आपको पता है एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन E इक्वल्स टू hc/λ, ठीक है। तो ये जो लैम्बडा होगा ये λ21 होगा और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी 21 होगी। एनर्जी 21 यानी एनर्जी लिबरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम सेकेंड लेवल टू फर्स्ट लेवल। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल लेकर ही आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो अभी हम E21 की जगह पे क्या लिखेंगे, hc/λ21। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है E21 वो जब भी 2 से 1 पे जा रहा है तभी एनर्जी जो एमिट हो रही है वो एनर्जी है और इस एनर्जी की इक्विवेलेंट कोई वेवलेंथ होने वाली है। और एनर्जी का वेवलेंथ में फॉर्मूला आपको पता है hc/λ। तो ये वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ जब ये एनर्जी एमिट हुई उसकी वेवलेंथ है, तो hc/λ21। और ये एनर्जी को हम दूसरी तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह कि जो सेकेंड लेवल की एनर्जी थी माइनस फर्स्ट लेवल की एनर्जी, उतनी एनर्जी इसने लॉस की तभी तो वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। तो कितनी लॉस की, E2 माइनस
E1। E2 पे जो एनर्जी थी थोड़ी लॉस की और वो E1 पे आ गया, तो E2 और E1 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी लॉस करेगा तभी वो E1 पे आ सकेगा। सो E21 ये एनर्जी जो लिबरेट हुई है, एमिट हुई है रेडिएशन के फॉर्म में, ये एनर्जी कितनी होगी? E2 माइनस E1 होगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना है, E2 यानी ये जो एनर्जी का nth लेवल का इक्वेशन है बोर्स थियरी का, इस इक्वेशन में हमें n इक्वल्स टू 2 रखना है, तो हमें E2 का फॉर्म मिल जाएगा। और E1 फाइंड करना है तो n इक्वल्स टू यहाँ पर 1 रखना है। तो E2 हमने पहले फाइंड किया, क्या किया, यही इक्वेशन लिया है हमने और यही इक्वेशन में n इक्वल्स टू n जो है वहाँ 2 रखेंगे, और E1 में भी यही इक्वेशन लिया है और जो यहाँ पर n है वहीं n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ n इक्वल्स टू 2 रखा, यहाँ n इक्वल्स टू 1 रखा, तो क्या मिला हमें, यहाँ से हमने क्या किया, देखो यहाँ पर माइनस है तो दोनों हमने माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ से अभी हम माइनस नहीं प्लस me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर जो कॉमन है दोनों में, वो टर्म हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। me⁴ यहाँ पर भी है, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर यहाँ पर भी है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, n अलग अलग है दोनों इक्वेशन में, ठीक है। तो बाकी सारी टर्म्स बाहर आ जाएगी और हम माइनस बाहर नहीं ले रहे, अभी माइनस ब्रैकेट के अंदर ही रखा है, ठीक है। तो me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, और फिर ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, अंदर क्या बचा, तो अंदर माइनस बचा है, और 1 अपॉन यहाँ से तो ये सब बाहर ले लिया, और फिर यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे n स्क्वायर, सो 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। सो माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ क्या लेना था, E2 यानी n इक्वल्स टू 2, सो n स्क्वायर की जगह पर 2 स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, यानी यहाँ पर माइनस ये सब बाहर निकल गया, यानी यहाँ पर 1 और n की जगह पर 2, सो माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, और फिर ये ब्रैकेट में क्या बचा, me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर तो बाहर निकाल लिया, तो ये सब हाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये चला गया, यानी यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1, और ये माइनस साइन तो है तो ऊपर -1 बचा, और नीचे से ये 8 चला गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर चला गया, h स्क्वायर चला गया यहाँ बाहर, तो यहाँ क्या बचा, n स्क्वायर, और यहाँ पर n1 लेना है, E1 है इसलिए, सो n1 ले लेंगे तो 1 स्क्वायर, सो ब्रैकेट में ये टर्म आई -1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट -1 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और ब्रैकेट में अभी क्या बचा, अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे सो -1 अपॉन 2 स्क्वायर, और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका माइनस और ये बाहर वाला माइनस, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस और ये वैल्यू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करी तो ये माइनस इससे जुड़ गया और प्लस बन गया, और प्लस बनते ही +1 अपॉन 1 स्क्वायर आ गया। फिर आगे देखते हैं तो क्या होता है, चलिए me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और यहाँ पर हमने जो प्लस वाली टर्म थी, ये सेकंड जो टर्म है वो पहले लिख रहे हैं, प्लस वाली टर्म है तो आगे कोई साइन नहीं आएगी, ये टर्म हमने पहले लिखी और ये जो सेकंड टर्म है वो हम बाद में लिख रहे हैं, सो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और जो -1 अपॉन 2 स्क्वायर है वो बाद में लिखी है, तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर -1 अपॉन 2 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। हमें क्या करना है कि जो प्लस वाली टर्म है वो पहले लेनी है और माइनस वाली टर्म बाद में लेनी है, तो हमने एक ऐसा फॉर्म बना दिया, और ये जो मिला वो क्या था, E21 था ना, E21 इक्वल्स टू E2 माइनस E1, सो ये E2 माइनस E1 का कैलकुलेशन था, और ये E21 क्या है, सो E21 है hc अपॉन λ21, सो यहाँ पर हमने लिख दिया E की जगह पर, E21 की जगह पर hc अपॉन λ21 इक्वल्स टू दिस वैल्यू, सो दिस इज इक्वल्स टू hc अपॉन λ21, ठीक है। अभी ये 1 जो है n इक्वल्स टू 1, ये 1 क्या था हमारा, कौन सा लेवल था, फाइनल लेवल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 1 पे, सो 2 हमारा इनिशियल है, 1 फाइनल है, सो जहाँ पर n इक्वल्स टू 1 है वो हमारा फाइनल है, जहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ ये इनिशियल हुआ, पहले यहाँ पर था फिर यहाँ पर गए, तो पहले 2 पे था, तो जो 2 है वो इनिशियल लेवल है हमारा।
तो ऐसा इक्वेशन बना। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आ रही है। अभी देखिए हमें रिडबर्ग फॉर्मूला में कौन सा फॉर्म मिलता है, 1/λ वाला। तो यहाँ से hc/λ की वजह हम 1/λ21 लिखे तो hc जो है वो हम नीचे चला जाएगा, तभी हमको 1/λ21 मिलेगा। तो यहाँ से अगर 1/λ21 लाना है तो hc को यहाँ से हटा के यहाँ ले जाना होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में था तो सामने चला गया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, सो me⁴ अपॉन यहाँ पर 8ε02h² तो था ही, लेकिन ये hc जो है वो यहाँ चला गया तो यहाँ आ गया hc। फिर सेम 1/1² - 1/2²। अभी क्या हुआ, 1/λ21 हमें क्या मिला, me⁴ अपॉन 8ε02। यहाँ पर hc मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ ऑलरेडी h² है तो h² h से मल्टीप्लाई होगा तो h³ बन जाएगा और c अकेला ही है तो c। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन हुआ। अभी ये जो एक्सप्रेशन है me⁴ अपॉन 8ε02 h³ ये जो एक्सप्रेशन है वो है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें अभी ये फॉर्मूला मिल गया है 1/λ21 इक्वल्स टू r इंटू 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, तो ये है रिडबर्ग फॉर्मूला। लेकिन अभी ये n इक्वल्स टू एन एफ जो है वहाँ 1 है और एन आई जो है इनिशियल वो 2 है। तो ये हमने n की वैल्यूज़ रखी हुई है, ये जनरल फॉर्म नहीं है। तो अभी हम इसके बेस ऊपर से जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या है, 1 ये 2 जो था वो इनिशियल लेवल था और 1 फाइनल था। 2 से 1 पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सो 2 हमारा इनिशियल और 1 जो है वो फाइनल लेवल है। आर रिडबर्ग कांस्टेंट और यहाँ पर 1 था, वो कौन सा लेवल था, फाइनल लेवल। आखिर में ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है ना, 2 से ग्राउंड पे आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है तो 1 फाइनल हुआ, सो NF² और 2 इनिशियल था, इनिशियल यानी NI²। यहाँ पर स्क्वायर है सो दोनों पर स्क्वायर आएगा, 1/NF² माइनस 1/NI²। तो ये हमने डिराइव की रिडबर्ग फॉर्मूला। मैंने एग्जाम्पल लेके डिराइव की है रिडबर्ग फॉर्मूला। आप लोग, मैंने यहाँ पर लेवल बता दिया है λ21 यानी 2 से 1 पे आता है, तो आपको एग्जाम्पल से समझ आए। आप जनरल भी याद रख सकते हैं कि एनर्जी लेवल पहले E1 था, फिर E2 हुआ, E2 से E1 आया, यानी कि सॉरी E2 नहीं, EF से EI आया। ठीक है, फाइनल से इनिशियल आया। सो आप वहाँ पर NF और NI पहले से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बाद में समझाया आपको। तो ये है हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है R इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। याद रखना है रिडबर्ग फॉर्मूला का R जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो उसका यूनिट है मीटर इनवर्स। आपको दिख ही रहा है 1/λ, लैम्बडा का यूनिट मीटर है और 1/λ शो कर रहा है रिडबर्ग कांस्टेंट। ये तो यूनिट लेस है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट 1/λ, लैम्बडा का यूनिट मीटर, सो 1/λ का यूनिट मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये जो वैल्यू मिल रही है आपको वो कहाँ से मिल रही है, बामर की कौन सी फॉर्मूला, बामर की इम्पिरिकल फॉर्मूला। बामर की जो इम्पिरिकल फॉर्मूला है वहाँ से ये वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, बाकी आप ये जो कांस्टेंट है ये सभी कांस्टेंट के वैल्यूज रख के भी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। वहाँ से आपको 1.09 मिलेगी, 97 नहीं मिलेगी, 1.09 मिलेगी। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, ये सारे कांस्टेंट को आप रखोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। यहाँ पर 1.097, तो बहुत नज़दीक आपको वैल्यू मिल रही है। टेक्स्ट बुक में आपको क्या दिया है 1.03, लेकिन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। रिडबर्ग कांस्टेंट्स के सारे जो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट में जो सारे कांस्टेंट दिए गए हैं, मास, E, ε0, H और C, सभी वैल्यू रख के हमको ये इसका आंसर मिल रहा है 1.09 इंटू 10⁻⁷।
सो टेक्स्ट बुक में आपको गलत दिया है 1.03, लेकिन इसकी वैल्यू, सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर रखते हमें 1.03 नहीं मिल रही है, 1.09 इंटू 10⁻⁷ आपको मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने अभी रिडबर्ग फॉर्मूला हमने डिराइव की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल देवेश्वरी भट्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।